नमस्कार। मातृभारती पे आप सुन रहे हो सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बांझ। मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें समुद्र की उन दराजों लहरों के पीछे गायब हो चुकी थी जो साहिल के बेंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तह मालूम होती थी। मैं गेट ऑफ इंडिया के इस पहला बेंच छोड़कर जिस पर एक आदमी चंपी वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बेंच पर बैठा था और हदे नजर तक फैले हुए समुद्र को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहां समुद्र और आसमान घुल मिल रहे थे, बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी और ऐसा मालूम होता था कि बहुत बड़ा गदले रंग का कालीन है जिसे इधर से उधर समेटा जा रहा है। साहिल के सब कुमकुमे रोशने थे जिनका अक्स किनारे के लर्जा पानी पर कप कपाती हुई मोटी लकीर की सूरत में जगह जगह रेंग रहा था। मेरे पास पथरीली दीवार के नीचे कई कश्तियों के लिपटे हुए बादबान और बांस हौले हौले हरकत कर रहे थे। समुद्र की लहरें और तमाशों की आवाज एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में घुल रही थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हॉर्न की आवाज बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान किसी ने जोर से हु की आवाज की हो। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मजा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिबिया निकाली, मगर माचिस न मिली। जाने कहां भूल गया था। सिगरेट की डिबिया वापस जेब में रखने ही वाला था कि पास से किसी ने कहा, माचिस लीजिएगा। मैंने मुड़कर देखा। बेंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बंबई के आम बाशिंदों का रंग जर्द होता है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। आपकी बड़ी इनायत है, उसने जवाब दिया। आप सिगरेट सुलगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके लहजे से इस बात का पता चलता था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और न उसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बात का किस तरह पता चल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चुनाचे मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, तशरीफ रखिए। और यह कहकर मैंने सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक फरमाइए। उसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और जवाब दिया, शुक्रिया, मैं सिर्फ ब्रांड पिया करता हूं। आप माने या न माने, मगर मैं कसमियां कहता हूं कि इस बार उसने फिर झूठ बोला। इस मर्तबा फिर उसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हुई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में कष्ट कर लिया था कि उसे जरूर अपने पास बिठाऊंगा और अपना सिगरेट पिलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके 2 जुमलों ही ने मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए, लेकिन बय वक्त उसके दिल में यह ख्याल भी पैदा हुआ था कि मेरे पास न बैठे और मेरा सिगरेट न पिए। चुनाचे हाँ और ना का ये तसादुम उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नजर आया था। आप यकीन जानिए कि उसका वजूद भी होने और न होने के बीच में लटका हुआ था। उसका चेहरा, जैसे कि मैं बयां कर चुका हूं, बेहद पीला था। उस पर उसकी नाक, आंखों और मुंह के खुतूत इस कदर मध्यम थे जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और उसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते उसके होठ ऊपर से आते, लेकिन फिर राख में लिपटी हुई चिंगारी के मानिंद सो जाते।
उसके चेहरे के दूसरे खुतूत का भी यही हाल था। आंखें गदले पानी की दो बड़ी बड़ी बूंदें थी, जिन पर उसकी छोरी पलकें झुकी हुई थी। बाल काले थे, मगर उनकी स्याही जले हुए कागज के मानिंद थी, जिन पे भोसलापन होता है। करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चिपटी मालूम होती थी, क्योंकि जैसा कि मैं इससे पेशतर बयां कर चुका हूं, उसके चेहरे के खुतूत बिल्कुल ही मध्यम थे। उसका कद आम लोगों जितना था, यानी न छोटा न बड़ा। अलबत्ता जब वो एक खास अंदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता, तो इसके कद में नुमाया फर्क पैदा हो जाता। इस तरह जबकि वो एकदम खड़ा होता, तो उसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े उसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मैले नहीं थे। कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से कसरत इस्तेमाल के 22 घिस गए थे और फुसड़े निकल आए थे। कॉलर खुला था और कमीज बस एक और धुलाई की मार थी, मगर इन कपड़ों में भी वो खुद को एक बावकार अंदाज में पेश करने की सही कर रहा था। मैंने सही कर रहा था इसलिए कहा, क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके सारे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से ओझल रखना चाहता है। मैं उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगा कर उसकी तरफ डिबिया बढ़ा दी। शौक फरमाइए। ये मैंने कुछ इस तरीके से कहा और फौरन माचिस सुलगा कर इस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। उसने डिबिया में से सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया और उसे सुलगाकर पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन एकाएक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह में से सिगरेट निकालकर मनसूई खांसी के आसार हलक में पैदा करते हुए उसने कहा, कैवेंडर, मुझे राज नहीं आता, इनका तंबाकू बहुत तेज है, मेरे गले में फौरन खराशें पैदा हो जाती है। मैंने उससे पूछा, आप कौन सा सिगरेट पसंद करते हैं? उसने तुतलाकर जवाब दिया, मैं दरअसल सिगरेट बहुत कम पीता हूं, क्योंकि डॉक्टर अरोरकर ने मना कर रखा है। वैसे मैं 3 फालू पीता हूं, जिनका तंबाकू तेज नहीं होता। उसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो बंबई का बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी फीस 10 रुपए है और जिन सिगरेटों का उसने हवाला दिया उसके मुतालिक आपको भी मालूम होगा कि बहुत महंगे दामों पर मिलती है। उसने एक ही सांस में 2 झूठ बोले जो मुझे हजम ना हुए, मगर मैं खामोश रहा। हालांकि सच अर्ज करता हूं, उस वक्त मेरे दिल में यही ख्वाहिश चुटकियां ले रही थी कि उसका गलाफ उतार दूं और उसकी दरोग गोई को बेनकाब कर दूं और उससे कुछ इस तरह शर्मिंदा करूं कि वो मुझसे माफी मांगे। मगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो इस फैसले पर पहुंचा कि उसने जो कुछ कहा है इसका जुज़्वा बनकर रह गया है। झूठ बोलकर चेहरे पर जो एक सुर्खी सी दौड़ जाया करती है, मुझे नजर ना आई, बल्कि मैंने ये देखा कि वो जो कुछ कह चुका है उसको हकीकत समझता है। उसके झूठ में इस कदर इखलास था, यानी उसने इतने पुरखुलूस के तरीके पर झूठ बोला था कि उसकी मिजान एहसास में हल्की सी गुंजाइश भी पैदा नहीं हुई थी। खैर, किस्से को छोड़िए। ऐसी बारीकियां मैं आपको बताने लगूं तो सफ़ाओं के सफ़े काले हो जाएंगे और अफसाना बहुत खुश्क हो जाएगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने उसको राह पर लगाया और एक और सिगरेट पेश करके समुद्र के दिल फरेब मंजर की बात छेड़ दी। चूंकि अफसाना निगार हूं,
इसलिए कुछ दिलचस्पी तरीके पर उसे समुद्र, अपोलो बंदर और वहां आने जाने वाले तमाशों के बारे में चंद बातें सुनाई कि 6 सिगरेट पीने पर भी उसके हलक में खरखराहट पैदा न हुई। इसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप मिस्टर है। मैं आपके कई अफसाने पढ़ चुका हूँ। मुझे मालूम न था कि आप है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, वाला बहुत खुशी हुई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर उसने अपनी बात शुरू कर दी। हाँ, खूब याद आया। अभी हाल ही में आपका एक अफसाना मैंने पढ़ा है। उन्वान भूल गया हूं। उसमें आपने एक लड़की पेश की है जो किसी मर्द से मोहब्बत करती है, मगर वो उसे धोखा दे गया। उसी लड़की से एक और मर्द भी मोहब्बत करता था, जो अफसाना सुनाता है जब उसको लड़की की उफ्ताद का पता चलता है तो वो उससे मिलता है और उससे कहता है, जिंदा रहो, उन चंद घड़ियों की याद में अपनी जिंदगी की बुनियादें खड़ी करो जो तुम उसकी मोहब्बत में गुजरी है। इस मुसर्रत की याद में जो तुमने चंद लम्हात के लिए हासिल की थी। मुझे असल इबादत याद नहीं रही, लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन को छोड़िए, आप ये बताइए कि वो आदमी आप तो नहीं थे। मगर क्या आप ही ने उससे कोठे पर मुलाकात की थी और उसकी थकी हुई जवानी को औंधती हुई चांदनी में छोड़कर नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे? ये कहते हुए वो एकदम ठहर गया। मगर मुझे ऐसी बात नहीं छूनी चाहिए। अपने दिल का हाल कौन बताता है? इस पर मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली मुलाकात में सब कुछ पूछ लेना और सब कुछ बता देना अच्छा मालूम नहीं होता है। आपका क्या ख्याल है? वो जोश को जो गुफ्तगू करते वक्त उसके अंदर पैदा हो गया था, एकदम ठंडा पड़ गया। उसने धीमे लहजे में कहा, आप फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर क्या पता है कि आपसे फिर कभी मुलाकात न हो। इस पर मैंने कहा, इसमें शक नहीं, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारी एक नहीं बहुत सी मुलाकातें हो सकती है। बेकार आदमी हूं, यानी अफसाना निगार। शाम को हर रोज इसी वक्त, बशर्ती कि बीमार न हो, तो आप मुझे हमेशा इसी जगह पर पाएंगे। यहाँ बेशुमार लड़कियां सैर को आती है और मैं इसलिए आता हूं कि खुद को किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकूं। मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। मोहब्बत उसने इससे आगे कुछ कहना चाहा, मगर न कह सका और जलती हुई रस्सी की तरह आखिरी बल खाकर खामोश हो गया। मैंने आज राह मजाक उससे मोहब्बत का जिक्र किया था। दरअसल उस वक्त फिजा ऐसी दिल फरेब थी कि अगर किसी औरत पर आशिक हो जाता तो मुझे अफसोस ना होता। जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हो, नीम तारीकी में बिजली के कुमकुमे कतार दर कतार आंखें झपकाना शुरू कर दे, हवा में खुनूकी पैदा हो जाए और फिजा पर एक अफसानवी कैफियत सी छा जाए, तो किसी अजनबी औरत की कुर्बत की जरूरत महसूस हुआ करती है। एक ऐसी जिसका एहसास तहत शरूर में छुपा रहता। खुदा मालूम उसने किस अफसाने के मुतल्लिक मुझसे पूछा था। मुझे अपने सब अफसाने याद नहीं, और खास तौर पर वो तो बिल्कुल याद नहीं जो रूमानी है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम औरतों से मिला हूं। वो अफसाने जो मैंने औरतों के मुतल्लिक लिखे हैं, या तो किसी खास ज़रूरत के मातहत लिखे गए हैं, या महज दिमागी अय्याशी के लिए मेरे ऐसे अफसानों में चूंकि खुलूस नहीं है, इसलिए मैंने कभी उनके मुतल्लिक गौर नहीं किया। एक खास तबके की औरतें मेरी नज़र से गुजरी है,
और उनके मुतल्लिक मैंने चंद अफसाने लिखे हैं, मगर वो रोमान नहीं है। उसने जिस अफसाने का जिक्र किया था वो यकीनन कोई अदना दर्जे का रोमान था, जो मैंने अपने चंद जज्बात की प्यास बुझाने के लिए लिखा होगा। लेकिन मैंने तो अपना अफसाना बयान करना शुरू कर दिया। हाँ, तो जब वो मोहब्बत कर खामोश हो गया तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मोहब्बत के बारे में कुछ और कहूं। चुनाचे मैंने कहना शुरू किया, मोहब्बत की यूं तो बहुत सी किस्में हमारे बाप दादा बयां कर गए हैं, मगर मैं समझता हूं कि मोहब्बत ख्वाह मुल्तान में हो या साइबेरिया के यख बस्ता मैदान में, सर्दियों में पैदा हो या गर्मियों में, अमीर के दिल में पैदा हो या गरीब के दिल में, मोहब्बत खूबसूरत करे या बदसूरत, बद किरदार करे या नेकोकार, मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है। इसमें कोई फर्क पैदा नहीं होता। जिस तरह बच्चे पैदा होने की सूरत हमेशा ही एक सी चली आ रही है, इसी तरह मोहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके पर होती है। ये जुदा बात है कि सईदा बेगम अस्पताल में बच्चा जने और राजकुमारी जंगल में, गुलाम मोहम्मद के दिल में भंगन मोहब्बत पैदा कर दे और नटवर लाल के दिमाग में कोई रानी। जिस तरह बाज बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमजोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमजोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। बाज दफा बच्चे बड़ी तकलीफ से पैदा होते हैं, बाज दफा मोहब्बत भी बड़ी तकलीफ देकर पैदा होती है। जिस तरह औरतों का हमल गिर जाता है, इसी तरह मोहब्बत भी गिर जाती है। बाज दफा बांझपन पैदा हो जाता है। इधर भी आपको ऐसे आदमी नजर आएंगे जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ है। इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत करने की ख्वाहिश उनके दिल से हमेशा के लिए मिट जाती है या उनके अंदर वो जज्बा नहीं रहता। नहीं, ये ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद होती है, मगर वो इस काबिल नहीं रहते कि मोहब्बत कर सके। जिस तरह औरत अपने जिस्मानी नकाइस के 22 बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, इसी तरह ये लोग चंद रूहानी नकाइस की वजह से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कुव्वत नहीं रखते। मोहब्बत का इस्कात भी हो सकता है। मुझे अपनी गुफ्तगू दिलचस्प मालूम हो रही थी, चुनाचे मैं उसकी तरफ देखे बगैर लेक्चर दिए जा रहा था। लेकिन जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो समुद्र के उस पार खला में देख रहा था और अपने ख्यालात में गुम था। मैं खामोश हो गया। जब दूर से किसी मोटर का हॉर्न बजा तो वो चौंक कर खाली उज्जहन होकर कहने लगा, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मेरे जी में आई कि उससे पूछूं, दुरुस्त फरमाया है? इसको छोड़िए, आप ये बताइए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन मैं खामोश रहा और उसको मौका दिया कि अपने वजनी ख्यालात दिमाग से झटका दे। वो कुछ देर सोचता रहा। इसके बाद उसने फिर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, लेकिन खैर छोड़िए इस किस्से को। मुझे अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी मालूम हुई थी। मैं चाहता था कि कोई मेरी बातें सुनता चला जाए। चुनाचे मैंने फिर से कहना शुरू किया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज आदमी भी मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं, यानी उनके दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश तो मौजूद होती है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस बाजपन का 22 रूहानी नक्काइस है। आपका क्या ख्याल है? उसका रंग और भी जर्द पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह तब्दीली उसके अंदर इतनी जल्दी पैदा हुई कि मैंने घबरा कर उससे पूछा, खैरियत तो है? आप बीमार हैं? नहीं तो
नहीं तो नहीं। उसकी परेशानी और भी ज्यादा हो गई। मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपने कैसे समझ लिया कि मैं बीमार हूं? मैंने जवाब दिया, अरे इस वक्त आपको जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि आप बहुत बीमार हैं। आपका रंग खौफनाक तौर पर जर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। आइए मैं आपको छोड़ जाऊं। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मगर मैं बीमार नहीं हूं। कभी कभी मेरे दिल में मामूली सा दर्द पैदा हो जाया करता है, शायद वही है वो। मैं भी ठीक हो जाऊंगा। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं था कि मेरी बातें गौर से सुन सकता। लेकिन जब उसने इसरार किया तो मैंने कहना शुरू किया, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि उन लोगों के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ होते हैं। मैंने ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उस बांझ औरत का तसव्वुर करता हूँ जो सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएं मांगती है, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाती है, और जहाँ वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो टोने टोटकों में अपना गौर मकसूद ढूंढती है, शमशानों से राख लाती है, कई कई रातें जागकर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, मिन्नतें मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है। तो मैं ख्याल करता हूं कि उस आदमी की भी यही हालत होती होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के काबिल हैं। मुझे अंधों पर इतना रहम नहीं आता जितना इन लोगों पर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो थोक निकलकर दफतन उठ खड़ा हुआ और परली तरफ मुंह करके कहने लगा, ओह बहुत देर हो गई, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए जाना था। यहाँ बातों बातों में कितना वक्त गुजर गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वो पलटा और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर, लेकिन मेरी तरफ देखे बगैर, उसने अब रुखसत चाहता हूं कहा और चल दिया। दूसरी मर्तबा से मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई। मैं सैर का आदी नहीं हूं, मगर उस जमाने में हर शाम अपोलो बंदर पर जाना मेरा दस्तूर हो गया था। 1 महीने के बाद जब मुझे आगरा के एक शायर ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा जिसमें उसने निहायत ही हरीसाना तौर पर अपोलो बंदर और वहां जमा होने वाली परियों का जिक्र किया और मुझे इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत कहा कि मैं मुंबई में हूं, तो अपोलो बंदर से मेरी दिलचस्पी हमेशा के लिए फना हो गई। अब जब कभी कोई मुझे अपोलो बंदर जाने को कहता है तो मुझे आगरा के शायर का खत याद आ जाता है और मेरी तबीयत मतला जाती है। लेकिन मैं उस जमाने का जिक्र कर रहा हूं जब खत मुझे नहीं मिला था और मैं हर रोज जाकर शाम को अपोलो बंदर के उस बेंच पर बैठा करता था जिसके इस तरफ कई आदमी चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मुरम्मत कराते थे। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाक्य नहीं हुई थी। हवा चल रही थी, थके हुए मुसाफिर की तरह। सैर करने वालों का हुजूम ज्यादा था। मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थी। बेंच भी सबके सब पूरे थे। जहां बैठा करता था वहां 2 बातूनी, एक गुजराती और एक पारसी न जाने कब से जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे मगर मुख्तलिफ लबो लहजा से। पारसी की आवाज में 2 सुर थे। वो कभी बारीक सुर में बात करता था, कभी मोटे सुर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू कर देते तो ऐसा मालूम होता जैसे तोते मैना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी लामुतनाही गुफ्तगू से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही वाला था कि सामने से मुझे
वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसे पुकार न सका। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकिन हो गई, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई, चलिए सामने रेस्टोरेंट में बैठते हैं, यहां कोई बेंच खाली नहीं है। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय करने के बाद हम दोनों रेस्तोरां में बैठ की कुर्सियां पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टीन बढ़ा दिया। इत्तेफाक की बात है, मैंने उसी रोज 10 रुपये देकर डॉक्टर अरोलकर से मशवरा लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना ही मौकूफ कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो। मिसाल के तौर पर 555। चुनाचे मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टीन उसी शाम खरीदा था। उसने टीन के डिब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाए कुछ कहना चाहा, मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर यह सिगरेट पीना शुरू किया है। इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे भी डॉक्टर अरोलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चुनाचे उसने मुझसे कहा कि ये सिगरेट पिया करो, लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें नागवार मालूम हुई। चुनाचे मैंने फौरन जेब से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर अरोलकर ने मुझे लिखकर दिया था। ये कागज मेज पर मैंने उसके सामने रख दिया। ये इबारत मुझसे पढ़ी तो नहीं जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि ये डॉक्टर साहिबा ने विटामिन का सारा खानदान इस नुस्खे में जमा कर दिया है। उस कागज को जिस पर उभरे हुए काले हुरूफ में डॉक्टर अरोलकर का नाम और पता मुंदरज था और तारीख भी लिखी हुई थी, उसने चोर निगाहों से देखा और वो इस्तिराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। चुनाचे उसने मुस्कुराकर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता, काम ज्यादा करते हैं लेकिन उजरत बहुत कम मिलती है। इसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गई। पहली मुलाकात, और इस मुलाकात में गालिबन 2.5 महीने का फासिला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पैदा हो रहे थे। उसे गालिबन कोई तकलीफ थी जिसका एहसास उसे हर वक्त रहता था, क्योंकि बातें करते करते बाज औकात वो ठहर जाता और उसके होठों में से गैर इरादी तौर पर आह निकल जाती। अगर हंसने की कोशिश भी करता तो उसके होठों में जिंदगी पैदा नहीं होती थी। मैंने ये कैफियत देखकर उससे अचानक तौर पर पूछा, आप उदास क्यों हैं? उदास? एक फीकी सी मुस्कुराहट जो इन मरने वालों के लबों पर पैदा हुआ करती है, जो जाहिर करना चाहते हैं कि वो मौत से खाइफ नहीं, उसके होठों पर फैली। मैं उदास नहीं हूं, आपकी तबीयत उदास होगी। यह कहकर उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहता हूं, एक जरूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि उसे किसी जरूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने उसे न रोका और न जाने दिया। इस दफा फिर उसका नाम दरायाफत न कर सका, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान था। वो उदास था, बल्कि यूं कहिए कि उदासी उसकी रगो रेशा में सरायत कर चुकी थी। मगर वो नहीं चाहता था
कि उसकी उदासी का दूसरों को इल्म हो। वो दो जिंदगियां बसर करना चाहता था, एक वो जो हकीकत थी और एक वो जिसकी तख्लीक में हर घड़ी हर लम्हा मसरूफ रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी के ये दोनों पहलू नाकाम थे। क्यों, ये मुझे मालूम नहीं। इससे तीसरी मर्तबा मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई। इस दफा मैं उसे अपने घर ले गया। रास्ते में हमारी कोई बातचीत न हुई, लेकिन घर पर उसके साथ बहुत सी बातें हुई। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए उदासी छा गई, मगर वो फौरन संभल गया और उसने अपनी आदत के खिलाफ अपने आप को बहुत तरोताज़ा और बातूनी जाहिर करने की कोशिश की। उसको इस हालत में देखकर मुझे उस पर और भी तरस आ गया। वो एक मौत जैसी यकीनी हकीकत को जटला रहा था। और मजा यह है कि इस खुद फरेबी से कभी कभी वो मुतमईन भी नजर आता था। बातों के दौरान उसकी नजर मेरे मेज पर पड़ी। शीशे के फ्रेम में उसको एक लड़की की तस्वीर नजर आई। उठकर उसने तस्वीर की तरफ जाते हुए कहा, क्या मैं आपकी इजाजत से यह तस्वीर देख सकता हूं? मैंने कहा, बसत शौक। उसने तस्वीर को एक नजर देखा और देखकर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छी खूबसूरत लड़की है। मैं समझता हूं कि आपकी जी नहीं, एक जमाना हुआ इससे मोहब्बत करने का ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ था। बल्कि यूं कहिए कि थोड़ी सी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा भी हो गई थी, मगर अफसोस है कि उसको उसकी खबर तक न हुई। और मैं नहीं, बल्कि वो ब्याह दी गई। ये तस्वीर मेरी पहली मोहब्बत की यादगार है, जो अच्छी तरह पैदा होने से पहले ही मर गई। यह आपकी मोहब्बत की यादगार है। इसके बाद तो आपने और भी बहुत से रोमान लड़ाए होंगे। उसने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। यानी आपकी जिंदगी में तो कई ऐसी नामुकम्मल और मुकम्मल मोहब्बतें मौजूद होंगी। मैं कहने ही वाला था कि जी नहीं, खाकसार भी मोहब्बत के मामले में आप जैसा बंजर है। मगर जाने क्यों ये कहता कहता रुक गया और ख्वामखा झूठ बोल दिया। जी हाँ, ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। आपकी किताबे जिंदगी भी तो ऐसे वाकयात से भरपूर होगी। वो कुछ न बोला और बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी गहरे समुद्र में गोता लगाया हो। देर तक जब वो अपने ख्यालात में गर्क रहा और मैं उसकी खामोशी से उदास होने लगा, तो मैंने कहा, अजी हजरत, आप किन ख्यालात में खो गए? वो चौंक पड़ा। मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, कोई बीती कहानी याद आ गई? कोई बिछड़ा हुआ सपना मिल गया? पुराने जख्म हरे हो गए? जख्म, पुराने जख्म, कई जख्म नहीं, सिर्फ एक ही है, बहुत गहरा, बहुत कारी। और जख्म मैं चाहता भी नहीं, एक ही जख्म काफी है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे में टहलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस छोटी सी जगह में जहां कुर्सियां, मेज और चारपाई सब कुछ पड़ा था, टहलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेज के पास उसे रुकना पड़ा। तस्वीर को अब की दफा गहरी नजरों से देखा और कहा, इसमें कितनी मुशाबत है, मगर इसके चेहरे पर ऐसी शोखी नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी थी, मगर इन आंखों की तरह इनमें शरारत थी। वो फिक्रमंद आंखें थी, ऐसी आंखें जो देखती भी है और समझती भी है। ये कहते हुए उसने एक सर्द आह भरी और कुर्सी पर बैठ गया। मौत बिल्कुल नाकाबिले फहम चीज है, खास तौर पर उस वक्त जबकि ये जवानी में आए। मैं समझता हूं कि खुदा के अलावा एक ताकत और भी है जो बड़ी हासिद है।
जो किसी को खुश देखना नहीं चाहती। मगर छोड़िए इस किस्से को। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, आप सुनाते जाइए, लेकिन अगर आप ऐसा मुनासिब समझे, सच पूछिए, तो मैं ये समझ रहा था कि आपने कभी मोहब्बत की ही नहीं होगी। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं? और अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी किताबे जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी होगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो ये दुख मेरे दिल में कहां से पैदा हो गया है? मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो मेरी जिंदगी को ये रोग कहां से चिमट गया है? मैं रोज बरोज मोम की तरह क्यों पिघलता जा रहा हूं? बज़ाहिर ये तमाम सवाल वो मुझसे कर रहा था, मगर दरअसल वो सब कुछ अपने आप से ही पूछ रहा था। मैंने कहा, मैं झूठ बोल रहा था कि आपकी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात होंगे, मगर आपने भी झूठ बोला था कि मैं उदास नहीं हूं और मुझे कोई रोग नहीं है। किसी के दिल का हाल जानना आसान बात नहीं है। आपकी उदासी की और बहुत सी वजह हो सकती है, मगर जब तक मुझे आप खुद न बताएं, मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकता हूं? इसमें कोई शक नहीं कि आप वाकई रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। आपको यकीनन बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमदर्दी उसे वापस नहीं ला सकती। उस औरत को मौत की गहराइयों से निकालकर मेरे हवाले नहीं कर सकती, जिसे मुझे प्यार था। आपने मोहब्बत नहीं की, मुझे यकीन है आपने मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि इसकी नाकामी ने आप पर कोई दाग नहीं छोड़ा। मेरी तरफ देखिए। ये कहकर उसने खुद अपने आप को देखा। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां मेरी मोहब्बत के नक्शे मौजूद ना हो। मेरा वजूद खुद इस मोहब्बत की टूटी हुई इमारत का मलबा है। मैं आपको ये दास्तान कैसे सुनाऊं और क्यों सुनाऊं, जबकि आप उसे समझ ही नहीं सकेंगे? किसी का यह कह देना कि मेरी मां मर गई है आपके दिल पर वो असर पैदा नहीं कर सकता जो मौत ने बेटे पर किया था। मेरी दास्तान मोहब्बत आपको किसी को भी बिल्कुल मामूली मालूम होगी, मगर मुझ पर जो असर हुआ है उससे कोई भी आगाह नहीं हो सकता, इसलिए कि मोहब्बत मैंने की है और सब कुछ सिर्फ मुझी पर गुजरा है। ये कहकर वो खामोश हो गया। इसके हलक में तखली पैदा हो गई, क्योंकि वो बार बार थूक निगलने की कोशिश कर रहा था। क्या वो आपको धोखा दे गई? मैंने उससे पूछा, या कुछ और हालात थे? धोखा? वो धोखा दे ही नहीं सकती। खुद के लिए धोखा ना कहिए। वो औरत नहीं, फरिश्ता थी। मगर बुरा हुआ उस मौत का जो हमें खुश न देख सकी और उसे हमेशा के लिए अपने परों में समेट कर ले गई। आपने मेरे दिल पर खराशें पैदा कर दी। सुनिए सुनिए, मैं आपको दर्दनाक दास्तान का कुछ हिस्सा सुनाता हूं। वो एक बड़े और अमीर घराने की लड़की थी, जिस जमाने में उसकी और मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं अपने बाप दादा की सारी जायदाद अय्याशियों में बर्बाद कर चुका था। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। फिर बंबई छोड़कर मैं लखनऊ चला गया। अपनी मोटर चूंकि मेरे पास हुआ करती थी, इसलिए मैं सिर्फ मोटर चलाने का काम जानता था। चुनाचे मैंने उसी को अपना पेशा करार देने का फैसला किया। पहली मुलाजमत मुझे डिप्टी साहब के यहाँ मिली, जिनकी इकलौती लड़की थी। ये कहते कहते वो अपने ख्यालात में खो गया और दफतन खामोश रहा। मैं भी चुप हो गया।
थोड़ी देर बाद वो फिर चौंका और कहने लगा, मैं क्या कह रहा था? आप डिप्टी साहब के यहां मुलाजिम हो गए थे? हाँ, वो नहीं डिप्टी साहब की इकलौती लड़की थी। हर रोज सुबह 9 बजे मैं जोहरा को मोटर में स्कूल ले जाया करता था। वो पर्दा करती थी, मगर मोटर ड्राइवर से कोई कब तक छुप सकता है। मैंने उसे दूसरे रोज ही देख लिया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसमें एक खास बात भी थी। बड़ी संजीदा और मतीन लड़की थी। उसकी सीधी मांग ने इसके चेहरे पर एक खास किस्म का वकार पैदा किया था। वो, मैं क्या अर्ज करूं, वो क्या थी? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी सूरत और सीरत बयां कर सकूं। बहुत देर तक वो अपनी जोहरा की खूबियां बयां करता रहा। इस दौरान मैंने कई मर्तबा उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा मालूम होता था कि ख्यालात उसके दिमाग में जरूरत से ज्यादा जमा हो गए थे। कभी कभी बात करते करते उसका चेहरा तिमतिमा उठता, लेकिन फिर उदासी छा जाती और वह आहों में गुफ्तगू करना शुरू कर देता। वो अपनी दास्तान बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुना रहा था, जैसे खुद भी मजा ले रहा है। एक एक टुकड़ा जोड़कर इसने सारी कहानी पूरी की, जिसका मासल ये था। जोहरा से उसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुछ दिन तो मौका पाकर उसका दीदार करने और तरह तरह के मंसूबे बांधने में गुजर गए, मगर जब उसने संजीदगी से इस मोहब्बत पर गौर किया तो खुद को जोहरा से बहुत दूर पाया। एक मोटर ड्राइवर अपने आका की लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है? चुनाचे जब इस तल्ख हकीकत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ तो वो मगमूम रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने बड़ी जोरत से काम लिया। कागज के एक पुर्जे पर उसने जोहरा को चंद सतरे लिखे। ये सतरे मुझे याद नहीं है। जोहरा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा नौकर हूं। तुम्हारे वालिद साहब मुझे 30 रुपया माहवार देते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं क्या करूं, क्या न करूं, मेरी समझ में नहीं आता। ये सतरे कागज पर लिखकर उसने कागज उसकी किताब में रख दिया। दूसरे रोज जब वो उसे मोटर में स्कूल ले गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। हैंडल कई बार उसकी गिरफ्त से निकल गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट न हुआ। उस रोज उसकी कैफियत अजीब रही। शाम को जब वो जोहरा को स्कूल से वापस ला रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने मोटर रोकने के लिए कहा। उसने जब मोटर रोक ली तो जोहरा ने निहायत संजीदगी के साथ कहा, देखो नईम, आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी न करना। मैंने अभी तक अब्बा जी से तुम्हारे इस खत का जिक्र नहीं किया जो तुमने मेरे किताब में रख दिया था, लेकिन अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन उनसे शिकायत करनी पड़ेगी, समझे? चलो अब मोटर चलाओ। इस गुफ्तगू के बाद उसने बहुत कोशिश की कि डिप्टी साहब की नौकरी छोड़ दे और जोहरा की मोहब्बत को अपने दिल में हमेशा के लिए मिटा दे, मगर वो कामयाब न हो सका। 1 महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। एक रोज उसने फिर जरूरत से काम लेकर खत लिखा। जोहरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि दूसरे रोज सुबह को उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। शाम को स्कूल से वापस आते हुए जोहरा उससे हम कलाम हुई। एक बार फिर उसको ऐसी हरकत से बाज रहने के लिए कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल तुम्हें होना चाहिए। ये उसने एक बार फिर उसे कुछ संजीदगी और मतानत से कहा कि नईम की सारी उम्मीद फना हो गई और उसने कस्द कर लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा और लखनऊ से हमेशा के लिए चला जाएगा।
महीने के आखिर में नौकरी छोड़ने से पहले उसने अपनी कोठड़ी में लालटेन की मध्यम रोशनी में जोहरा को आखिरी खत लिखा। इसमें उसने निहायत दर्द भरे लहजे में उससे कहा, जोहरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल कर सकूं, मगर दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। ये मेरा आखिरी खत है। कल शाम को मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने वालिद साहब से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत का फैसला कर देगी। मगर ये ख्याल ना करना कि तुमसे दूर रहकर तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा। मैं जहाँ कहीं रहूँगा, मेरा दिल तुम्हारे कदमों में रहेगा। मैं हमेशा इन दिनों को याद करता रहूँगा जब मैं मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलाता था कि तुम्हें धक्का ना लगे। मैं इसके सिवा और तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता हूँ। यह खत भी उसने मौका पाकर उस किताब में रख दिया। सुबह को जोहरा ने स्कूल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को भी रास्ते में उसने कुछ न पूछा। चुनाचे वो बिल्कुल नाउम्मीद होकर अपनी कोठड़ी में चला आया। जो थोड़ा बहुत असबाब उसके पास था बांधकर उसने एक तरफ रख दिया और लालटेन की अंधी रोशनी में चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि जोहरा और उसके दरमियान कितना बड़ा फासिला है। वो बेहद मगमूम था, अपनी पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे इस बात का एहसास था कि वो एक अदना दर्जे का मुलाजिम है और अपने आका की लड़की से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी बेइख्तियार उससे मोहब्बत करता है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? और फिर उसकी मोहब्बत फरेब तो नहीं? वो इसी उधेड़बुन में था कि आधी रात के करीब उसकी कोठड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसका दिल धक से रह गया, लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि माली होगा। मुमकिन है उसके घर में कई इका-इकी बीमार पड़ गया हो और वो उससे मदद लेने के लिए आया हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो जोहरा सामने खड़ी थी। जी हाँ, जोहरा। दिसंबर की सर्दी में शाल के बगैर वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी जबान गुंग हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था क्या कहे। चंद लम्हात कब्र की सी खामोशी में गुजर गए। आखिर जोहरा के होठ वाहुए और थरथराते हुए लहजे में उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। बताओ अब तुम क्या चाहते हो। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी इस कोठड़ी में दाखिल हूं, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहती हूं। नईम खामोश रहा, लेकिन जोहरा उससे पूछने लगी, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नईम को जैसे ठोस लगी। उसका चेहरा तिमतिमा उठा। जोहरा, तुमने ऐसा सवाल किया कि जिसका जवाब अगर मैं दूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं मोहब्बत नहीं कर सकता? जोहरा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर खामोश रहकर अपना दूसरा सवाल, मेरे बाप के पास दौलत है, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जो कुछ मेरा कहा जाता है मेरा नहीं है, उनका है। क्या तुम मुझे दौलत के बगैर भी वैसा ही अजीज समझोगे? नईम बहुत जज्बाती आदमी था, चुनाचे उस सवाल ने भी उसके वकार को जख्मी किया। बड़े दुख भरे लहजे में उसने जोहरा से कहा, जोहरा, खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें न पूछो जिनका जवाब इस कदर आम हो चुका है कि तुम्हें थर्ड क्लास इश्किया नॉवेलों में भी मिल सकता है। जोहरा उसकी कोठड़ी में दाखिल हो गई और उसकी चारपाई पर बैठकर कहने लगी, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। जोहरा ने अपना कॉल पूरा किया। जब दोनों लखनऊ छोड़कर दिल्ली चले आए और शादी करके एक छोटे से मकान में रहने लगे, तो डिप्टी साहब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। नईम को नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो घर में नहीं था। डिप्टी साहब ने जोहरा को बहुत बुरा भला कहा। उनकी सारी इज्जत खाक में मिल गई थी। वो चाहते कि जोहरा नईम को छोड़ दे और जो कुछ हो चुका है उसे भूला जाए।
वो नईम को 2-3 हजार रुपये देने के लिए भी तैयार थे, मगर उन्हें नाकाम लौटना पड़ा, इसलिए कि जोहरा नईम को किसी कीमत पर भी छोड़ने के लिए तैयार न हुई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, मैं नईम के साथ खुश हूं। आप इससे अच्छा शौहर मेरे लिए कभी तलाश नहीं कर सकते। मैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते। अगर आप हमें दुआएं दे सके तो हम आपके ममनून होंगे। डिप्टी साहब ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो बहुत खैम आलूद हुए। उन्होंने नईम को कैद करा देने की धमकी भी दी, मगर जोहरा ने साफ साफ कह दिया, अब्बा जी, इसमें नईम का क्या कसूर है? सच तो यह है कि हम दोनों बेकसूर हैं। अलबत्ता हम एक दूसरे से मोहब्बत जरूर करते हैं और वो मेरा शौहर है। ये कोई कसूर नहीं है। मैं नाबालिग नहीं हूं। डिप्टी साहब अक्लमंद थे, फौरन समझ गए कि जब उनकी बेटी ही रजामंद है तो नईम पर कैसे जुल्म आइदा हो सकता है। चुनाचे वो जोहरा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुछ अरसे के बाद डिप्टी साहब ने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से नईम पर दबाव डालने और उसको रुपये पैसे से लालच देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। दोनों की जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। गो नईम की आमदन बहुत कम थी और जोहरा को नाजो नियम में पली थी। बदन पर खुरदरे कपड़े पहनने पड़ते थे और अपने हाथ से सब काम करने पड़ते थे, मगर वो खुश थी और खुद को एक नई दुनिया में पाती थी। वो बहुत सुखी थी, बहुत। नईम भी बहुत खुश था। लेकिन एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि जोहरा के सीने में मुजी दर्द उठा और पेशतर इसके कि नईम उसके लिए कुछ कर सके, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और नईम की दुनिया हमेशा के लिए तारीख हो गई। ये दास्तान इसने रुक रुक कर और खुद मजे लेकर करीबन 4 घंटों में सुनाई। जब वो अपना हाले दल सुना चुका तो उसका चेहरा बजाय जर्द होने के तिमतिमा उठा, जैसे उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने खून दाखिल कर दिया है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, उसका हलक सूख गया था। दास्तान खत्म हुई तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे बहुत जल्दी है, और कहने लगा, मैंने बहुत गलती की जो आपको अपनी दास्तान मोहब्बत सुना दी। मैंने बहुत गलती की। जोहरा का जिक्र सिर्फ मुझी तक महमूद रहना चाहिए था। लेकिन उसकी आवाज भर आई, उसकी आवाज भर्रा गई। मैं जिंदा हूं और वो इससे आगे वो कुछ न कह सका और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर कमरे से बाहर चला गया। नईम से फिर मेरी मुलाकात न हुई। अपोलो बंदर पर कई मर्तबा उसकी तलाश में गया, मगर वो न मिला। 6-7 महीने के बाद उसका एक खत मुझे मिला, जो मैं यहां पर नकल कर रहा हूं। साहिबा, आपको याद होगा, मैंने आपके मकान पर अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाई थी। वो महज फसाना था, एक झूठा फसाना। कोई जोहरा है न नईम। मैं वैसे मौजूद तो हूं, मगर वो नईम नहीं हूं जिसने जोहरा से मोहब्बत की थी। आपने एक बार कहा था कि बाइस लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत के मामले में पांझ होते हैं। मैं भी इन बदकिस्मत आदमियों में से एक हूं, जिसकी सारी जवानी अपना दिल परचाने में गुजर गई। जोहरा से नईम की मोहब्बत एक दिली बदलाव था, और जोहरा की मौत मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने उसे क्यों मार दिया। बहुत मुमकिन है कि इसमें भी मेरी जिंदगी की स्याही का दखल हो। मुझे मालूम नहीं आपने मेरे अफसाने को झूठा समझा या सच्चा, लेकिन मैं आपको एक अजीबो गरीब बात बताता हूं कि मैंने, यानी इस झूठे अफसाने के खालिक ने इसको बिल्कुल सच्चा समझा, 100% हकीकत पर मबनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वाकई जोहरा से मोहब्बत की है और वो सचमुच मर चुकी है। आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा
कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस अफसाने के अंदर हकीकत का उनसर ज्यादा होता गया और ज़ोहरा की आवाज़, उसकी हंसी भी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसके सांस की गर्मी तक महसूस करने लगा। अफसाने का हर जर्रा जानदार हो गया और मैंने यूं अपनी कब्र अपने हाथों से खो दी। ज़ोहरा फसाना ना सही, मगर मैं तो फसाना हूं। वो मर चुकी है, इसलिए मुझे भी मर जाना चाहिए। ये खत आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा। अलविदा। ज़ोहरा मुझे जरूर मिलेगी, कहाँ ये मुझे मालूम नहीं। मैंने ये चंद सुतूर सिर्फ इसलिए आपको लिख दिए हैं कि आप अफसाना निगार हैं। अगर इससे आप अफसाना तैयार कर ले तो आपको 7-8 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि एक मर्तबा आपने कहा था कि अफसाने का मुआवजा आपको 7 से 10 रुपये तक मिल जाता है। ये मेरा तोहफा होगा। अच्छा, अलविदा। आपका मुलाकाती नईम। नईम ने अपने लिए ज़ोहरा बनाई और मर गया। मैंने अपने लिए ये अफसाना तख्लीक किया है और जिंदा हूं। ये मेरी ज्यादती है।